Dear students, now we are going to calculate the value of ripple factor using inductor filter in a rectifier. So let us start the calculation of ripple factor using inductor filter. अभी हम लोगों ने देखा कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर का, उसमें दो पार्ट होते हैं, डीसी और दूसरा एसी। तो अगर ये डीसी और एसी दो पार्ट हैं तो हम लोग अगर देखें तो किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट में देयर इज टू कंपोनेंट, वन इज डीसी एंड सेकंड इज द एसी। तो अगर हम इसका फिगर बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे? अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर के लास्ट आउटपुट की बात करें, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इफ यू विल ड्रॉ द फिगर, यहां पर एक एसी सोर्स होगा और यहां पर एक डीसी सोर्स होगा, ठीक। और उसके बाद हम लगा सकते हैं इंडक्टर और उसके बाद लगाएंगे हम रेजिस्टिव लोड। तो दिस इज द फिगर। अब आप ये देखो, ये प्लस माइनस मैंने बनाया, ये हो गया डीसी, और ये हमने साइन वेव बनाई, ये हो गया एसी। अब आप इक्वेशन देखो, इक्वेशन में हमने एक ही हार्मोनिक्स लिया हुआ है, यानी कि 4 Vm upon 3 pi cos 2 omega t। तो इफ यू विल राइट इट, यू विल राइट हियर 2 Vm upon pi, जो कि हमारा डीसी का मैग्नीट्यूड है। और अगर हम एसी की बात करें तो हमारे पास क्या है? ऑफ कोर्स -4 Vm upon 3 pi cos 2 omega t, ये हमारे पास एसी का पोर्शन है और ये हमारे पास डीसी का पोर्शन। तो अगर हम इसमें कोई करंट मूव कराएंगे या वैल्यूज मूव कराएंगे तो आप सिंपल सी बात है कि कुछ पोर्शन हमारा इंडक्टर में जाएगा और कुछ पोर्शन हमारा रेजिस्टेंस में जाएगा, यानी कि आरएल में जाएगा। एंड दिस इज योर आउटपुट V0, ये हमारा V0 आ रहा है। हमको इस सब में ये कैलकुलेट करना है कि हमारी रिपल वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिपल वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करें, देयर इज the AC portion that will be consumed and there will be the DC portion that will consumed। यहां पर ये AC और DC portion consumed होंगे। तो अगर हम इसके कैलकुलेशंस को देखें तो ये कैलकुलेशंस कैसे होंगे, ये अब हम देखना शुरू करते हैं। तो सपोज वी हैव टेकन IDC, योर IDC इक्वल्स टू व्हाट? हमारा अगर DC वैल्यू देखा जाए तो DC वैल्यू में ये सारे का सारा जो DC वैल्यू किधर जाएगा? लोड में जाएगा। तो अगर हम IDC देखें तो व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट इज 2 Vm upon pi डिवाइडेड बाई RL, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ये होगा। तो अगर आप IDC की वैल्यू सीधे लिखो तो क्या लिखोगे? दिस विल बी 2 Vm upon pi डिवाइडेड बाई RL। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। ठीक उसी तरह अगर हम IRMS की वैल्यू लिखें, यानी कि एसी कंपोनेंट की वैल्यू लिखें, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो यू विल राइट इट दैट I डैश RMS, यानी कि RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट इज इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए? RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट होना चाहिए जो वैल्यू हमारे पास इसमें दी हुई है, दैट इज -4 Vm upon 3 pi, ये इसकी पीक वैल्यू है AC की। तो इसका हमको लेना है RMS वैल्यू, यानी कि हमको RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट, AC कंपोनेंट तो हमारे पास ये है ना, AC कंपोनेंट हमारे पास ये है, इसका हमको लेना है RMS वैल्यू। तो अगर हम इसकी RMS वैल्यू लेंगे तो क्या लिखोगे? बिकॉज दिस इज cos 2 omega t, तो cos 2 omega t की अगर हम वैल्यू लिखें तो हम लिख सकते हैं ना Vm upon √2, बिकॉज क्योंकि ये भी तो एक तरह से पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ वाला ही पोर्शन है। तो अगर हम इसकी RMS वैल्यू ले तो वो वैल्यू हम क्या लिखेंगे? वो वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज, तो अगर हम IAC पीक देखें, AC पीक वैल्यू, IAC पीक वैल्यू जो है वो किस में डिवाइड हो रही है? वो डिवाइड हो रही है इंडक्टर में और रेजिस्टेंस में। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस में अगर डिवाइड हो रही है तो आप लिखोगे VAC पीक वैल्यू
एंड इट इज डिवाइडिंग इन एक्सएल प्लस आरएल। इन दोनों में ये डिवाइड हो रही है, इंडक्टर में भी और रेजिस्टेंस में भी, यानी कि ये VAC पीक अपॉन RL हम लिख सकते हैं यहां पे। अब अगर यहां आप देखो तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है कि RL की वैल्यू ज्यादा है? एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है, हमने यही एज्यूम किया है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन योर RL। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं VAC पीक डिवाइडेड बाई RL। तो योर IAC peak is equals to VAC peak divided by not RL, because XL is greater than ना, तो यहां पर हम लिखेंगे mod XL, ये XL होगा VAC अपॉन XL। ओके, तो अगर आप IAC पीक देखो तो आप लिखोगे VAC पीक अपॉन व्हाट, mod XL, ये वैल्यू होगी। तो VAC पीक कितनी है? VAC पीक है हमारे पास 4Vm अपॉन 3 पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 4Vm अपॉन 3 पाई, और XL की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब 2 पाई FL। सो दिस विल बी 2 पाई, या अगर हम इसको ओमेगा नॉट के फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिखोगे, 2 ओमेगा इंटू एल, ये लिखोगे, दिस इज 2 ओमेगा एल, ये है ना, क्योंकि इसकी कॉस की वैल्यू कितनी है, 2 ओमेगा है ना, ये हार्मोनिक है हमारे पास। तो अगर हम इस हार्मोनिक को ही तो रोक रहे हैं यहां पे, तो अगर हम यहां एक्सएल की वैल्यू लिखेंगे सो दिस विल बी 2 ओमेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी विल बी ऑन सेकंड हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारी सेकंड हार्मोनिक में है तो हम इसको लिखेंगे 2 ओमेगा एल। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 4Vm अपॉन 3 पाई इंटू 2 ओमेगा एल। ओके, तो दिस 2 विल बी कैंसल आउट, तो हम लिखेंगे दिस इज 2Vm अपॉन 3 पाई ओमेगा एल, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो ये हमारी वैल्यू हमको मिली 2Vm अपॉन 3 पाई ओमेगा एल, दैट इज द IAC पीक, ये वैल्यू हमको आती है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर होता है RMS AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय DC कंपोनेंट। तो अगर हम इसमें फिर I डैश RMS की बात करें तो आप फिर इस फॉर्मूले को लिखोगे IAC पीक डिवाइडेड बाय √2। तो यहां पर आप लिखोगे 2Vm अपॉन 3 पाई इंटू ओमेगा एल √2। अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √2। अगर हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होना चाहिए, अगर हम इसको √2 से नीचे मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी √2 Vm and this will be 3 pi into 2 ओमेगा एल। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होने का मतलब √2 Vm डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 3 पाई ओमेगा एल। ये हमारी वैल्यू आएगी I डैश RMS की, √2 Vm 3 पाई ओमेगा एल। ओके, so if you will talk about the ripple factor जो होगा वो होगा I डैश RMS डिवाइडेड बाई IDC। ठीक है, तो IDC हमने क्या निकाला, IDC हमने निकाला क्या, 2Vm अपॉन पाई डिवाइडेड बाई RL, ये हो जाएगा √2 Vm अपॉन 3 पाई ओमेगा एल डिवाइडेड बाई, क्या लिखना चाहिए हमको, तो भी ब्रैकेट में लिख लें, दिस इज 2Vm अपॉन पाई इंटू RL, दिस इज द वैल्यू। तो ये हमारी ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 Vm 3 पाई ओमेगा एल इंटू पाई ऊपर चला जाएगा
आर एल नीचे आएगा, आर एल भी ऊपर होगा और ये भी 2Vm आएगा। इसमें से Vm Vm कैंसिल होगा, ठीक है, Vm Vm कैंसिल होगा, इधर से पाई पाई कैंसिल होगा, इधर से पाई पाई कैंसिल होगा, ठीक है। और इसके नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 से अगर हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें √2/√2 से, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2। तो यानी कि हमारे पास बचेगा आर एल, हमारे पास बचेगा 3√2, 3√2 बचेगा ना, क्योंकि ये हमारा 2 बचा और ये हमारा 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इन दोनों से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऊपर सिर्फ बचेगा आर एल, नीचे बचेगा 3√2 और 3√2 के पास में हमको बचेगा ओमेगा एल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर what? Gamma is equal to this value. So from the calculation you will see that ripple factor gamma is equal to RL divided by 3√2 omega L। तो इस इक्वेशन से हमको यह पता चलता है कि हम XL की वैल्यू हमेशा ज्यादा लेते हैं RL से, यानी RL की वैल्यू कम है। तो जो हमारा एजम्पशन है वो इसके हिसाब से सही है। तो अगर आप गामा देखो तो ये जो आपका रिपल फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, आरएल के। तो दिस वैल्यू इज लोअर, योर रिपल फैक्टर विल बी लोअर, ओके। और अगर हम एक्सेल की वैल्यू देखें, यानी कि एक्सेल की वैल्यू को ज्यादा बढ़ाएं, तो गामा की वैल्यू इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल के, अगर हम इसके हिसाब से देखें, इस इक्वेशन के हिसाब से देखें। So from the above equation, if your inductor value is higher, your ripple factor will be low. यानी कि to design a good inductor filter, the L value must be greater than your RL, यानी कि द एक्सेल वैल्यू हमेशा आरएल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम अच्छा रिपल फैक्टर पा पाएंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मैक्सिमम कंडीशंस में रिपल फैक्टर की वैल्यूज को क्या करें, कम करें, और जितना हम इस वैल्यू को कम करेंगे उतना हमारे लिए एक अच्छा फिल्टर डिजाइन होता है, उतना ही हमारा जो फिल्टर होता है वो ज्यादा अच्छा डिजाइन होता है। सो आई फील ये हमारा कैलकुलेशन आपको समझ में आया है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देयर इज 2 पार्ट, वन इज द एसी पार्ट, सेकंड इज द डीसी पार्ट। और ये जो पार्ट आता है ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म से आता है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जब हम एसी कंपोनेंट की वैल्यू की बात करते हैं, जैसे हम यहां पर हम एक्सएल लेते हैं, जब हम एक्सएल लेते हैं तो हम यहाँ ओमेगा एल सीधे नहीं लेंगे, यहाँ हमको 2 ओमेगा एल लेना पड़ेगा। 2 ओमेगा एल लेने का मतलब ये है कि हम इसके हार्मोनिक्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि जो 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी आ रहा है इसके हार्मोनिक को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका ओमेगा नॉट नहीं रहा, ओमेगा नॉट आपका इनपुट पे था, अब आप रेक्टिफाइड आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफाइड आउटपुट में अब जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो 2 ओमेगा है, यानी कि हमको 2 ओमेगा की वैल्यू हार्मोनिक्स में मिल रही है, तो इसीलिए हम यहां पर 2 ओमेगा एल लेते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अपने कैलकुलेशन में। जब आप इसके का ध्यान रखेंगे देन यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड यू विल फाइंड कि ये जो रिपल फैक्टर है ये डिपेंडेंट है आरएल और ओमेगा एल पे, जिसमें हम इंडक्टर की वैल्यू को ज्यादा रखते हैं और लोड की वैल्यू को हम कम रखने की कोशिश। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इंडक्टर फिल्टर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ओके, if we increase the harmonic, what will be the effect on inductor filter? See, if you will increase the value of harmonics in the equation, तो होगा क्या कि you have to increase the number of sources. आपको नंबर ऑफ सोर्सेज ज्यादा बनाने पड़ेंगे क्योंकि एसी कंपोनेंट्स आप उसमें यूज करते जाते हैं। और अगर आप मैथमेटिकली देखें
तो इसमें डीसी पार्ट है और एसी पार्ट है। तो जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आप बढ़ाते जाएंगे आप देखोगे कि वीएम की वैल्यू 15 से डिवाइड होगी, फिर वीएम की वैल्यू और बड़े फैक्टर से डिवाइड होगी। तो इफ यू विल इंक्रीज दिस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक्स, द पीक वैल्यू ऑफ वीएम विल बी डिक्रीज, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमारे हार्मोनिक्स की वैल्यू शुरुआत की हो, ताकि हमारा जो पीक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो सिंपल सी बात है कि हमारा वीएम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और अगर वो जीरो हो गया तो कोई कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग पार्ट वी विल ओनली कंसीडर द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द आउटपुट वेव। Dear students, we have achieved our second learning outcome, that is calculation of ripple factor using inductor filter. I hope आपको समझ में आया होगा।